बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़हद अली कियानी। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर माहम ज़ुबैर के साथ, जो कि प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और रहनुमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान में एज़ क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर काम कर रही हैं। मैडम को थैंक यू कहते हैं कि अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और आज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू मैम फॉर कमिंग। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अभी तक प्रिवेल करती हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस नहीं है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहिबा से कि बेसिकली वो क्या चीज़ें हैं जो कि अभी तक क्लियर नहीं है मासेस में। तो मेरा पहला सवाल है कि इससे कोविड-19, नोवेल कोरोना वायरस एंड कोविड-19 और ये सब नाम क्यों कहते हैं, इसका क्या बैकग्राउंड है? थैंक यू सो मच फात फर्स्ट फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। सेकेंडली, इसके जो कोरोना वायरस के डिफरेंट नेम्स अभी आ रहे हैं, इसको नोवेल कोरोना इसलिए कहा गया है क्योंकि नोवेल मींस न्यू। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वायरस के बारे में हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है और इस पर भी काफ़ी रिसर्च चल रही है, तो इसी वजह से कुछ लोगों ने इसको नोवेल कोरोना वायरस कहा। रिसेंटली जो इसको नाम दिया जा रहा है वो कोविड-19, जो WHO CDC ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह यूज़ कर रही हैं, उससे ये बोलते हैं कि CO मतलब कि कोरोना, VI इज़ फॉर वायरस, D इज़ फॉर डिजीज़ एंड 19 इन द ईयर इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड 2019 में, जैसे कि पहला केस हमारा सामने आया। इसी वजह से इसको जो डिजीज़ जो कॉज कर रही है कोरोना वायरस से, उससे कहते हैं कोविड-19। कुछ प्रोफेशनल्स इसे सार्स, मार्स और कोरोना फैमिली भी कह रहे हैं। तो ये कोरोना फैमिली क्या है? क्या इससे पहले और भी इस तरह के वायरसेस आए, पेंडेमिक्स आए और इस तरह के वायरसेस आते रहे हैं? जी फ़ात, इसकी जो पहले आउटब्रेक एक हुआ था 2003 में, वो हुआ था सार्स का। और सार्स का जो एब्रीविएशन है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये हुआ था, ये भी चाइना से ही आया था और इसकी भी ट्रांसमिशन जो है सेम जैसे एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसकी हुई थी। और उस टाइम पे इसके जो केसेस थे दे वर लाइक 8000, मोर देन 2 डज़न कंट्रीज़ में ये इन्वॉल्व हो चुकी थी इसमें। और जो डेथ रेट है इसमें वो तकरीबन 750 था। और इसी तरीके से जो मार्स है वो उसको कहते हैं मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका जो आउटब्रेक है फर्स्ट वो सऊदी अरेबिया में हुआ था, एज अ नेम सजेस्ट, क्योंकि ये मिडल ईस्ट से स्टार्ट हुआ था। और इसमें ज़्यादा कहा जाता है कि ये कैमल से लगा था ह्यूमंस को। और ये जो आउटब्रेक हुआ था ये हुआ था 2012 में। थैंक यू मैडम। ये इन्फ्लुएंज़ा फ्लू और कोरोना वायरस का क्या ताल्लुक़ है? क्या ये कोरोना वायरस भी इन्फ्लुएंज़ा फ्लू की एक टाइप है या ये दोनों डिफरेंट हैं? इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिफरेंसेस भी। सिमिलैरिटीज़ इस तरीके से हैं कि जो फ्लू और जो कोरोना वायरस है दोनों ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करते हैं। इसके अलावा डिफरेंसेस की अगर बात की जाए तो हाँ, बहुत हद तक इसमें डिफरेंसेस हैं अदर देन सिम्टम्स अगर हम बात करें, क्योंकि दोनों के जो पॉजिटिव एजेंट हैं जो ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो डिफरेंट हैं। जो फ्लू है वो इन्फ्लुएंज़ा वायरसेस वो कॉज करते हैं, और ये जो हम इसे बात करते हैं कोविड-19, वो कोरोना वायरस उसका पॉजिटिव एजेंट है। इसी तरीके से जो बात की जाए कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशन फ्लू की इतनी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू दिस कोरोना वायरस। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी वैक्सीन्स की अगर बात की जाए तो फ्लू की अभी फ्लू शॉट्स भी लगते हैं जो उसकी वैक्सीन है। अब इसमें अभी तक रिसर्च चल रही है और हमारे पास फिलहाल कोरोना वायरस को प्रिवेंट करने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है अदर देन सेल्फ आइसोलेशन जो आजकल हम सब कर रहे हैं। और सिम्टम्स काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, लेकिन एक मेन चीज़ कोरोना वायरस में हो रही है कि ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसको डिस्निया कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, ये वो कॉज करता है, जबकि फ्लू में इतनी हद तक सिवेरिटी नहीं होती। और एक और बात ये कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो भी दोनों का डिफरेंट है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, वो ये है कि जब इन्फेक्शन बॉडी में आता है तब से जब तक सिम्टम अपेयर नहीं होता उसको कहते हैं, जो बीच का पीरियड होता है वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। और जो कोरोना वायरस है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 डेज़ तक का है, और जो फ्लू है उसका इंक्यूबेशन पीरियड इट्स 1 to 5 डेज़। कहते हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत से, इम्यून सिस्टम से और मेटाबॉलिज़्म भी एक नाम आ रहा है। इसका कोरोना वायरस से क्या ताल्लुक़ है और ये ख़ुद क्या है? मेटाबॉलिज्म तो मैं अगर आपको बताऊं कि सिंपल वर्ड्स में, मेटाबॉलिज्म ये होता है जो कैलोरीज का जो ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में। जब भी हम कोई फूड खाते हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, तो वो बॉडी में सिंपल फॉर्म में अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वहाँ से एनर्जी जो है हमें मिलती है। और मेटाबॉलिज्म दो तरह की टाइप्स के होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म। जो हम लोग इम्यून सिस्टम की यहाँ बात कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। जो पैथोजेंस कहते हैं, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है उनसे प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी का मैकेनिज्म। तो इम्यून सिस्टम इज दिस।
कोविड-19 से हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत कितने हद तक मुतासिर हो सकती है? और इसका ऐज को लेकर इसके क्या असरात होते हैं बॉडी पे? जैसे कि कहा जा रहा है कि ये बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है और जवानों के लिए कम ख़तरनाक है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जैसे कोरोना वायरस का जो नाम है, ये लैटिन से आया है और इसे कहते हैं क्राउन। तो वहीं से इसका नाम आया। क्राउन इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके ऊपर जो प्रोटीन के स्पाइक्स लगे हैं, अभी तक तो सबको पता चल गया होगा, इसकी पिक्चर्स हर जगह आ गई हैं कि कोरोना वायरस किस तरीके से वो प्रोटीन स्पाइक्स हैं। तो बेसिकली इसका असर बॉडी में किस तरीके से होता है कि जब ये बॉडी के अंदर एंटर होता है, इसके जो प्रोटीन स्पाइक्स हैं वो हमारी बॉडी पे एक होते हैं एस रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स हमारे जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो लंग्स हैं वहाँ पे भी होते हैं, हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, अंते जो हैं जो हमारी पूरी गट है, वहाँ पे भी ये होते हैं इसके रिसेप्टर्स। तो सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि ये वायरस जाके कहाँ पे अटैच करता है। अगर ये हमारे लंग्स में जाके अटैच करेगा इसके स्पाइक्स, तो वहाँ पे ये कफिंग और इस तरह के रिस्पिरेटरी सिम्टम्स कराएगा। अगर ये जीआई ट्रैक में जाके अटैच होता है तो वहाँ पे ये डायरिया और इस तरह के सिम्टम्स कॉज करता है। इसके अलावा क़ुव्वत मुदाफ़ियत की जो आप बात कर रहे हैं, जब ये बॉडी पे जाके अटैच होता है, वहाँ ये क्या करता है, एक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है जहाँ ये वायरस मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। जब वायरस मल्टीप्लाई होता है, हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसमें जो टी सेल्स हैं हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वहाँ से साइटोकाइन्स रिलीज़ होते हैं। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में तो ये बॉडी में इन्फेक्ट कर रहा है। सेकेंड स्टेज में वायरस इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा कि इन्फ्लेमेशन होने शुरू हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है वो शुरू हो जाती है क्योंकि लंग्स में इन्फ्लेमेशन होगी और वो सही से एक्सपैंड नहीं हो सकेंगे। और फिर इसकी थर्ड स्टेज होती है जो कि बहुत ही सिवियर स्टेज होती है, जिसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेमेटरी स्टेज। उस स्टेज में क्या होता है कि ये वायरस इतना ज़्यादा हद तक मल्टीप्लाई हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है कि वो अपने ऑर्गन्स को इफेक्ट करना शुरू कर देता है, और इससे क्या रिजल्ट होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर। तो इस तरीके से हमारा पूरा इम्यून सिस्टम इफेक्ट हो रहा है। व्हाट वाज योर सेकंड क्वेश्चन? सॉरी, आपने क्या अभी मुझे कहा था दूसरा क्वेश्चन? ऐज से इसका क्या ताल्लुक हाँ, है? एज से इसका ये ताल्लुक है कि जैसे मैंने बात की कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो एज से ये इफेक्ट होता है कि जैसे बच्चे हैं उनका इम्यून सिस्टम कंपैरेटिवली कमज़ोर होता है जी। एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स जो हम लोग नॉर्मली हैं। इसी तरीके से जैसे ओल्ड एज में जाते जाते हैं तो इम्यून सिस्टम जो है उसकी एफिकेसी वो डिक्रीज़ होती जाती है। एंड लास्ट थिंग इज़ कि अगर जैसे अगर हम लोग सब भी हैं, अगर हम सब में से किसी को भी कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, कोमॉर्बिड जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई दिल की अमराज है, कोई टीबी है, ऐसी किसी को कोई भी बीमारी या कोई मेडिसिन ले रहे हैं ऑलरेडी, तो वो इम्यून सिस्टम को ऑलरेडी उन्होंने सप्रेस किया होता है। तो कोई भी इम्यूनो सप्रेसिव कंडीशन जिस भी बंदे को है उसको ये वायरस ज़्यादा इफेक्ट करेगा, नो मैटर किसी कोई भी एज का हो चाहे वो बंदा। क्या कैल्शियम और विटामिन के इंटेक से इम्यून सिस्टम को बेहतर किया जा सकता है, जबकि वैक्सीन अभी तक कोई नहीं आई है? सिर्फ लोग जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेके कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। तो क्या इम्यून सिस्टम को बेहतर करके कोरोना वायरस का मुकाबला किया जा सकता है? जी बिल्कुल, कुछ हद तक आप कह सकते हैं क्योंकि फ़िलहाल अभी तक तो कोई वैक्सीन इसके लिए डिस्कवर नहीं हुई, और यही है कि आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जिस तरह आपने बात की विटामिन सी की, विटामिन सी एक अच्छा जो है वो प्रिवेंट करता है अगेंस्ट दी ऑक्सीडेटिव डैमेज सेल में, फ्री रेडिकल्स से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जो वाइट ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है, तो इट हेल्प्स के बॉडी में जो भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है उससे फाइट बैक करने के लिए। विटामिन्स और कैल्शियम के क्या मुमकिन सोर्सेज हो सकते हैं? एक आम जैसे आपको पता है लॉकडाउन भी चल रहा है, तो इन कैल्शियम को और विटामिन को लेने के लिए घर में क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम ले सकते हैं, या क्या फ्रूट या वेजिटेबल्स हो सकती हैं जिससे हम अपना इम्यून सिस्टम लॉकडाउन में सिचुएशन में रहते हुए स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? सबसे पहले अगर इम्यून सिस्टम को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, जो इम्यून बूस्टर्स होते हैं बहुत सारे हमारे पास फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं। जैसे कि बात की जाए पपाया की, जिसके अंदर मैं विटामिन सी की बात करी थी, तो उसकी जो आरडीए है वो 157 है, जो डेली रिकमेंडेड अलाउंस उसकी है। तो उसमें अगर लाइक आप पपाया जिसको पपीता बोलते हैं वो ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं। ग्रीन टी के अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो अच्छे हैं। इसके अलावा जो है सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं आजकल, जैसे लेमन जूस, अभी आप रमज़ान आने वाले हैं तो शिकंजबी बना के पी सकते हैं। इसके अलावा जो है वो ऑरेंजेस और ये सारे फ्रूट्स, स्पिनच हो गई, उसके अंदर जो है ना आयरन कंटेंट भी है, आपको जो है वो कैल्शियम भी मिलेगा। तो ये सारे आप ले सकते हैं विच आर एनर्जी बूस्टर्स। बेसिकली कोई भी आपके पास फ्रूट हो और कोई भी आपके पास वेजिटेबल हो विच इज़ वेरी गुड नेचुरल रिसोर्स है जो आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं। इसके अलावा कुछ ज़राए से ये भी कहा जा रहा है कि
इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ साथ इंडोर एक्सरसाइजेज़ भी होनी चाहिए। तो वो कौन सी एक्सरसाइजेज़ हो सकती हैं जो कि ख़वातीन स्पेशली और बच्चे स्पेशली करें, जिसकी वजह से उनका इम्यून अच्छा हो? ये अभी तो सब सब लॉकडाउन में ही बंद हुए हुए हैं, तो घर पे रह कर के आप वॉक कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज़ हैं। आप कोई भी यूट्यूब पे आजकल तो खोल के चेक कर लें, आपको सारी एक्सरसाइजेज़ की रेंज मिल जाएगी। इसके अलावा जिसके घर में पूल्स हैं वो स्विमिंग कर सकते हैं, योगा करें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने स्लीप जो साइकिल है उसको मेंटेन करें। अभी क्योंकि बंद हुई हुई है हर चीज़ लॉकडाउन में, तो लोग पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, सारा सारा दिन सो रहे हैं, तो दिस अगेन इज़ नॉट गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम। तो आपको चाहिए कि आप अपना स्लीप साइकिल रेगुलराइज करें। और स्ट्रेस ज़्यादा लेने से भी इम्यून सिस्टम जो है आपका वीक होता है, तो कोशिश करें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपीज़ वो भी आप देखें। और ये कि अपना ख्याल रखें सारे लोग। जैसे कि कहा जा रहा है कि 23 मिलियन लोग वन वे दी अदर दुनिया भर में कोरोना वायरस से इफ़ेक्ट हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट से तकरीबन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग इफ़ेक्ट हैं, तो इसकी क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं घर में रह के? सिंस अभी तक वैक्सीन नहीं है, लोगों को कोई उम्मीद भी नहीं है कि कब इससे जान छूटेगी इस वायरस से, तो घर में रहते हुए वो क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे अपने साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट्स हैं उनको कम किया जाए? जी, ये बात आपने बिल्कुल सही की फ़हाद। जैसे कि एक ऑरा क्रिएट हो गया आस-पास, आप देखें आप कोई आउटिंग नहीं कर सक रहे, घर पे हर कोई बंद हुआ हुआ है। आप कोई भी मीडिया, सोशल मीडिया, कोई वेबसाइट लगा लें, आप चाहे टीवी लगा लें, हर जगह आपको यही चीज़ मिलेगी, कोरोना वायरस, इससे प्रिवेंशन एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको अल्टीमेटली के करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के बारे में देखना और सर्च करना छोड़ दें। पैनिक, जितना ज़्यादा पैनिक होंगे उतने ज़्यादा हमारे लिए अच्छा नहीं है। आप खामखा में इससे भी स्ट्रेस ही बढ़ेगी। तो बस ये चीज़ अच्छी है कि आप अपनी जो आपको जो भी एहतियाती तदबीर बताई जा रही हैं, जैसे कि हैंड हाइजीन होगी, रिस्पिरेटरी हाइजीन होगी, जैसे कि कोई छींक रहा है तो वो अपनी कोनी रख के छींके, या टिश्यू पेपर अगर आप यूज़ करें तो आप फ़ौरन उसको डिस्कार्ड करें। और इसके अलावा जो है घर पे रह के आप डिफरेंट क्रिएटिव जो काम है आजकल वो कर सकते हैं। आप अपनी अलमारियाँ ऑर्गेनाइज़ कर लें, आप कुकिंग में कुछ कर लें, आप बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ हैं जो आप घर पे रह के कर सकते हैं। सिमिलरली बच्चों को भी यूँ इंगेज करें, क्योंकि स्कूल्स भी आजकल बंद हुए हैं और अभी तो ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू हो गया। लेकिन इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि अप टिल 12 ईयर्स यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लेक्चर्स जो है ना, वो आपको चाहे उर्दू, इस्लामियात, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो आपको यूट्यूब पे उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप वो लेके पढ़ें। तो अपने बस माइंड इंगेज रखें, तो सबसे अच्छी चीज़ यही होती है। वही कहते हैं ना कि फारिग दिमाग जब होगा आपका, तो आप उसमें सोचेंगे इसी चीज़ के बारे में और ज़्यादा स्ट्रेस आउट होंगे। तो आई गेस कि आप अपने आप को जितना इंगेज रख सकते हैं उतना रखें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर माहम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत तरीके से डॉक्टर साहिबा ने तमाम चीज़ों का जवाब दिया। जैसे कि हमें पता है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसकी वैक्सीन जल्द आ जाएगी और हम जल्दी से छुटकारा ले लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह जब तक प्रिवेंशन मेजर्स हम करते रहेंगे तो इससे महफूज रहेंगे। अपने और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत